हेलो फ्रेंड्स, हेलो जी, हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन जहाँ पे आज अब हम लोग कैपिटल गेन्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट विद द सेशन ऑफ एमसीक्यूज ऑफ कैपिटल गेन्स. कैपिटल गेन्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो स्टार्ट कर देते हैं. पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है वो है ये वाला. एक अच्छा बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. एग्जामिनर कहता है फॉर एन एसएससी हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉय. तो ये जो एक एसएससी है जो कि सैलरीड एम्प्लॉय है, इसका मतलब एक इंडिविजुअल है जो कहीं पर नौकरी करता है और सैलरी कमाता है. हु इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर्स, इसने इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. तो नौकरी पेशा व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, नौकरी करता है और इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. कहता है एग्जामिनर व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स विच इज पेड बाय हिम ऑन द सेल एंड एक्विजिशन ऑफ 100 लिस्टेड शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विच हैज बीन हेल्ड बाय हिम फॉर 14 months बिफोर द सेल. तो लैंग्वेज ही बड़ी ट्विस्टेड से है. दो तीन बातें ध्यान रखिएगा. 14 months बिफोर द सेल, 12 महीने से ज़्यादा होने पे एसेट का नेचर बन जाता है लॉन्ग टर्म. तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, एक बात. दूसरा, इसके ऊपर वो एग्जामिनर कह रहे हैं कि उसने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है दोनों टाइम पे, परचेज पे भी और सेल पे भी. तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो पे किया जाएगा, और वो अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय है, दैट मीन्स अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है, ब्रोकर नहीं है, तो जो भी उसने पे करा है अपना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पैसा, वो फिफ्थ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 के मुताबिक सेलिंग एक्सपेंसेस के तौर पे लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा. लेकिन जो एसटीटी परचेज के टाइम पे करा था उसको हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि 14 महीने हैं तो लॉन्ग टर्म नेचर का है, 100 इक्विटी शेयर्स हैं, तो बहुत सारा डाटा मिक्स किया हुआ है. अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास. ऑप्शंस क्या हैं? पॉइंट नंबर ए, rebate under 88E is allowable in respect of security transaction tax. तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. 88E नाम का एक रिबेट का सेक्शन हुआ करता था वे बैक इन 2004, 2004. अब अभी हम लोग 2023 में हैं, तो 20 साल पहले का सेक्शन था. इसकी तो कोई आज की डेट में सिग्निफिकेंस ही नहीं है, बेकार है ये पॉइंट. तो पॉइंट 2, पॉइंट बी, the security transaction tax paid is treated as an expense of transfer and deducted from the sale consideration. Wrong. Security transaction tax का पैसा लेस करना अलाउ नहीं किया गया है as per the fifth provision of section number 48. Next, the capital gain without deducting security transaction tax is taxable at a concessional rate of 10% ऑन सच कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़. बिल्कुल ठीक बात है. ये वाला पॉइंट काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है. सेक्शन 112A अप्लाई होगा यहाँ पे कि जितना भी कैपिटल गेन होगा उस कैपिटल गेन में से आप 1 लाख रुपए को छोड़ के जो एक्सेस अमाउंट है उस एक्सेस अमाउंट को आप टैक्सेबल करेंगे एट द रेट ऑफ 10%. कैपिटल गेन विदाउट डिडक्टिंग एसटीटी पेड इज टैक्सेबल एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 15%. ये 15% की बात ठीक हो जाती अगर ये असर शॉर्ट टर्म नेचर का होता. अगर ये शॉर्ट टर्म नेचर का होता तो हम लोग सेक्शन 111A अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. अब क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म नेचर का है, इस वजह से आंसर सी होगा. डी इज नॉट द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 100 पे जा रहे हैं. एग्जामिनर कहता है अंडर सेक्शन 54 EC the capital gain on transfer of land and building or both are exempted if invested in the bonds issued by NHAI or RECL or other notified bonds. 54 EC के हिसाब से 54 EC के हिसाब से आपको बॉन्ड्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना होगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 लाख रुपीज विद इन द पीरियड ऑफ 6 months. 6 महीने कहाँ से चेक करते हैं? 6 महीने हम लोग ITR की ड्यू डेट से चेक नहीं करते, फाइनेंशियल के एंड से चेक नहीं करते, हम लोग 6 महीने चेक करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. तो जिस तारीख पे बेचा उस तारीख से 6 महीने आपने चेक करने हैं. सो इट इज 6 months आफ्टर द एंड, 6 months आफ्टर द डेट ऑफ सच ट्रांसफर. बिल्कुल ठीक है. ए इज द करेक्ट आंसर. विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये तो गलत है.
प्रीवियस ईयर का एंड नहीं देखना आपने। विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग YTR अंडर 139(1) विच एवर इज अर्लियर, ये भी गलत है। एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर होगा ए। आर आंसर इज ए, आंसर इज ए, दैट इज विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। नेक्स्ट एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन 101, विशाल एंड गोहा सोल्ड देयर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन पुणे फॉर 300 लाख रुपीज एंड 400 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो दो व्यक्ति हैं, एक विशाल है, एक गुहा है। एक ने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, दूसरे ने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है। इन जनवरी 2023, ये बेचा कब है इन्होंने? जनवरी 23 में बेचा है, इसी साल बेचा है। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज परचेज बाय देम 25 months ago। 25 months ago का मतलब हो गया दैट दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। 24 महीने, 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म बन जाता है। सो दिस वॉज परचेज बाय देम 25 months ago। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 100 lakhs एंड 175 lakh rupees रिस्पेक्टिवली। तो दोनों का आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन है, जिसकी वजह से आप दोनों का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लेंगे। Mr. Vishal purchased 2 residential flats, one in Delhi and one in Agra for 70 lakhs and 80 lakh rupees respectively in April 2023। बेचने के बाद खरीद रहा है। Now, यहाँ पे हम लोग सेक्शन 54 अप्लाई करेंगे और सेक्शन 54 में आज से 3-4 साल पहले एक अमेंडमेंट आया था कि अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा है, 200 लाख से ज़्यादा है, तो आप मैक्सिमम एक ही प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कैपिटल गेन का अमाउंट 200 लाख से कम है, 2 करोड़ के बराबर या 2 करोड़ से कम है, तो आप फिर 2 प्रॉपर्टीज पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि इसका कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है, क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये अलाउड भी है या अलाउड नहीं है, उसके लिए हमें 2 करोड़ का इसका कैपिटल गेन्स का अमाउंट चेक करना होगा। आगे चलते हैं। ऑन द सेम डे गोहा ऑल्सो परचेज 2 रेजिडेंशियल फ्लैट्स, वन इन मुंबई एंड वन इन पुणे फॉर 80 and 75 लाख रुपीज। अगेन दोनों के लिए, विशाल के लिए और गोहा के लिए, दोनों के लिए 2-2 करोड़ वाले लिमिट आप चेक कर लीजिएगा। बोथ ऑफ देम इन्वेस्टेड 30 लाख रुपीज इन द बॉन्ड्स ऑफ NHAI इन मार्च एंड 30 लाख रुपीज इन द बॉन्ड्स ऑफ RECL इन अप्रैल 23। तो मार्च में और अप्रैल में ये बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। 30 लाख इन्वेस्टमेंट हो रही है मार्च में और 30 लाख की इन्वेस्टमेंट हो रही है अप्रैल में। नाउ यहाँ पे भी आपको याद होगा, मैंने क्लास में बताया था कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट है अंडर सेक्शन 54 EC, वो पर एनम है। इस वजह से लोग अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में, 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में, विद इन द पीरियड ऑफ 6 months 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में 50-50 लाख का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद मिस्टर P चिदम्बरम ने अमेंडमेंट किया था और उन्होंने कहा था कि 50 लाख का एग्जेम्पशन होगा इस साल का और अगले साल का कंबाइंड एग्रीगेट। और वही कंसेप्ट जो चिदम्बरम साहब ने इंट्रोड्यूस करा था वो यहाँ पे दिया हुआ है, एग्रीगेट कंबाइंड 50 लाख रुपीस वाला कंसेप्ट। एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द इनकम टैक्स पेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन फॉर द करंट असेसमेंट ईयर इन द हैंड्स ऑफ विशाल एंड गोहा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, जहाँ पे 54 का कवर पॉइंट डाल दिया, 54 का अमेंडमेंट डाल दिया, 54 EC का पॉइंट इसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे जरा कैलकुलेशन करके देखिएगा, विशाल ने बेचा 300 लाख का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ था 100 लाख का, तो विशाल का कैपिटल गेन आया 200 लाख का। एग्जैक्ट 200 लाख है, एग्जैक्ट 200 लाख है। अगर एग्जैक्ट 200 लाख है या 200 लाख से कम है तो वो 2 मकान में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। ऐसा ही हुआ, इसने 2 मकान में पैसे इन्वेस्ट किया, दिल्ली का मकान, आगरा का मकान, और इसके पास अभी भी 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ रहा है। अब इसने 30-30 लाख रुपए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया मार्च में और अप्रैल में। एग्रीगेट ये 50 लाख का एग्जेम्पशन ले पाएगा 2 बॉन्ड्स में या 2 महीनों में या 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट 50 लाख।
तो ऐसे सिचुएशन में 200 लाख में से 70, 80 और 50 का एग्जामिशन लेने के बाद जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है वो बनता है 0। गोहा के केस में ऐसा नहीं होगा। गोहा के केस में 4 करोड़ का इसने बेचा था, इसके पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.75 करोड़ का था, तो हमारे इसके पास जो एलटीसी जा रहा था वो 225 लाख दैट इज 2 करोड़ 25 लाख का आ रहा था। 2 मकान में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, 2 करोड़ से ज़्यादा का इसका कैपिटल गेन है, सिर्फ एक मकान में इन्वेस्ट कर पाएगा। 2 मकान में इन्वेस्ट किया है, जिसकी ज़्यादा वैल्यू है उसका एग्जीबिशन ले लीजिए, तो बॉम्बे वाले मकान का एग्जीबिशन लिया, पुणे वाले मकान का एग्जीबिशन नहीं मिल पाएगा। और 54 ईसी में मार्च और अप्रैल 2 अलग अलग महीनों में इन्वेस्टमेंट किया है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में किया है, लेकिन दोनों का एग्रीगेट इसको डिडक्शन मिल जाएगा 50 लाख रुपए का। और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विल बी 95 लाख रुपीस। आंसर हमारे पास आ गया है 0 और 95। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विशाल और गुहा के लिए, विशाल के लिए 0 और गुहा के लिए 95 लाख रुपीस। तो आंसर 101 नंबर क्वेश्चन का सी विल बी द आंसर। 102 नंबर, राम an Indian citizen, an Indian resident, purchased a residential property at Gwalior on 28 May 1999 for 28,50,000 रुपये. The market value and the stamp duty value of the such property on 1st April 2001 was 33,50,000 and 32,40,000 रुपीज़। आपको याद होगा हम लोगों ने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, अमेंडमेंट था 3-4 साल पहले का, कि आपका 1 अप्रैल 2001 को जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से आपने लोअर लेना है तो आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास मार्केट वैल्यू है 33,50,000 और कॉस्ट जो है, मतलब जो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है 32,40,000 रुपये। तो सेक्शन 55 के मुताबिक आप इन दोनों में से लेंगे लोअर, जो कि आएगा 32,40,000 रुपये। एग्जामिनर कहता है ऑन 5th of February 2012 राम entered into an agreement with Mr. Bokesh for the sale of the property for 74 lakh rupees and received the amount of 390 as an advance. However, Mr. Byomkesh did not pay the balance amount and Ram forfeited this amount. राम ने यह एडवांस फॉरफिट किया है। याद रखना ये फॉरफीचर कब हो रहा है, ये फॉरफीचर हो रहा है दिसंबर 2012 में। दिसंबर 2012 का मतलब हो गया कि बीजेपी की सरकार बनने से पहले, दैट मीन्स अरुण जेटली साहब के फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले। अरुण जेटली साहब 2014 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर का सबसे पहला अमेंडमेंट था एडवांस मनी फॉरफीचर का। एडवांस मनी फॉरफीचर 2014 से पहले अगर हुआ है तो कॉस्ट में से लेस करते हैं, 2014 या उसके बाद हुआ है तो हम उसे अलग से टैक्सेबल करते हैं एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। दिस वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट दैट वाज डन बाय मिस्टर अरुण जेटली। तो यहाँ पे जो अमाउंट है फॉरफीचर का 390, दैट इज बिफोर 2014, इस वजह से आप इसे कॉस्ट में से लेस करेंगे। कॉस्ट अभी हमने निकाला था 32,40,000 रुपये, तो 32,40,000 में से 3,90,000 रुपये लेस कर दीजिएगा तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 28,50,000 रुपये। तो जो भी आपने इंडेक्सेशन करना है वो इस 28,50,000 का इंडेक्सेशन होगा। एग्जामिनर कहता है व्हाट वुड बी द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस्टर राम इफ ही सेल्स द प्रॉपर्टी इन द करंट असेसमेंट ईयर, अज्यूमिंग कि आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस गिवन है। तो आपने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस को यूज़ किया, आपके पास अमाउंट आ गया 94,33,500। तो 94,33,500 इज आंसर नंबर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा कंसेप्ट। एग्जामिनर आपकी पूरी टेस्टिंग कर रहा है। मॉक टेस्ट मई 2019 का 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है मिस जया या मिसेस जया, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, मिस जया या मिसेस जया एक्वायर्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑन 1st of January 2016 at 500 rupees. At 500 rupees, मे बी पर शेयर होगा। Market value of the said share on 31st of January 2018 is 250 rupees.
नाउ यहाँ पे आपको याद है अगेन अरुण जेटली साहब का कंसेप्ट था, जहाँ पे उन्होंने 2018 के बजट के अंदर ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, और कैपिटल गेन्स का ऑन जो शेयर्स था वो विड्रॉ करते हुए और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी करी थी। तो सेक्शन नंबर 112A आपने अप्लाई करना है, और 112A के हिसाब से आपने कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा हायर, किसका हायर, आपने हायर लेना होगा एक्चुअल कॉस्ट का, और इसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, आपने कंपेयर करना है लोअर के साथ। किसका लोअर लेंगे आप, लोअर आप लेंगे मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, और उसको आपने कंपेयर करना है कॉस्ट के साथ में, सॉरी मैंने गलती से कॉस्ट बोल दिया, सेल प्राइस के साथ में आपने उसको कंपेयर करना है सेल प्राइस के साथ में। तो जब आप ये कंपैरिजन करेंगे, सेक्शन 112A अप्लाई करेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या आपने इसके अंदर कॉस्ट लेना है, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद आप उसका प्रॉपर तरीके से कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर पाएंगे। मैंने आपको नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, और नीचे सोल्यूशन के हिसाब से जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 500 रुपीज़ पर शेयर। एग्जामिनर कहता है कि इसने बेचा है 700 रुपये का, तो ठीक है, 700 माइनस 500 इज इक्वल टू 200 रुपये पर शेयर का कैपिटल गेन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको गिवन है 5000, तो आप इसको 5000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी व्हाट 10, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 10 लाख रुपए आ गया। 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिसमें से आपने 1 लाख रुपए एग्जेप्ट किया, और बाकी का 9 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 112A। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आता है, आंसर है, हाँ ये रहा ए पार्ट, 10 लाख रुपीज का कैपिटल गेन है, आउट ऑफ विच 9 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, 100%। ठीक है, इस पर बिल्कुल भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 104, जो कि मई 2019 के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ टीना। टीना नाम का एक एसएससी है, उसका आपको ये डाटा दिया हुआ है। उसने कैपिटल एसेट एक्वायर करा है अप्रैल 2001 में 85,200 रुपीज़ का। इस कैपिटल एसेट को उसने कन्वर्ट किया है अपने स्टॉक इन ट्रेड के अंदर इन सितंबर 2021, और उस दिन जिस दिन इसने कन्वर्जन किया था उस दिन मार्केट वैल्यू गिवन थी 6 लाख रुपीज़ की। तो याद रखिएगा, जब ये स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो गया तो कैपिटल गेन्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ट्रांसफर माना जाएगा। लेकिन कैपिटल गेन्स कौन से ईयर में कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन्स उस ईयर में कैलकुलेट होगा जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाएगा। और यहाँ पे 2 बातें और ध्यान रखनी है। पहली बात कि कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय सेल कंसिडरेशन क्या होगा, द सेल कंसिडरेशन विल बी द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जो कि गिवन है 6 लाख रुपए का। एंड दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस दाम पे इसको बेचा गया उस दाम में से, उस प्राइस में से आप ये 6 लाख रुपए का अमाउंट लेस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा दैट विल बी बिजनेस इनकम। वो डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस अगर है तो बिजनेस इनकम हो गया, नेगेटिव डिफरेंस है तो बिजनेस लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, वो कहता है द स्टॉक इन ट्रेड सो कन्वर्टेड इज सोल्ड इन जुलाई 2022 फॉर 8.5 लाख रुपए। तो ठीक है, तो जुलाई 22 में बेचा, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा, और दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 8.5 लाख और 6 लाख का जो डिफरेंस है 2,50,000 रुपये, दैट विल बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस इनकम। और कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 6 लाख रुपए विल बी रिगार्डेड एज अ सेल कंसिडरेशन, जिसके बेसिस के ऊपर आप इसका कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करेंगे। आपको कैपिटल गेन्स की अगर कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट आपको दिया हुआ है 85,200, आप इसको इंडेक्सेशन कर दीजिएगा, इंडेक्सेशन करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएगा, और साथ में 2,50,000 रुपये की बिजनेस इनकम आ जाएगी। एग्जामिनर यहाँ पे कहता है determine the tax implication in the hands of TINA for the assessment year 23-24, that is previous year 22-23. Point A, only business profit shall be taxable in the hands of TINA for the current year. गलत,
क्या सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट को टैक्सेबल करना है? नो, गलत। ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ टीना फॉर द करंट ईयर, ये भी गलत, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट, अ बिजनेस प्रॉफिट एंड कैपिटल गेन्स शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ टीना फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 23-24, ये बात बिल्कुल ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा, कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होगा। और उसके बाद यह वह है नाइदर बिजनेस प्रॉफिट नॉर कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ना ये ना वो, ऐसा नहीं है, दोनों में से एक तो होगा ही होगा। नेक्स्ट आ जाइए, तो हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। मई 2019 का मॉक टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन था, 105 नंबर पर मैंने दिया हुआ है। एग्जामिनर कहता है कि XYZ पार्टनरशिप फॉर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30th of June 2022। अब आपको यहाँ पे याद है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होगी तो पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन में 2 सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं, सेक्शन 45(4) और इसके साथ में 9B। 2 सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं। अगेन मैं जैसे आपके साथ पिछले सेशन में ये बात कर रहा था बिजनेस एंड प्रोफेशन में कि वी हैव टू ड्रॉ अ डॉटेड लाइन समवेयर कि बियॉन्ड दैट वी शुड नॉट प्रोसीड बिकॉज दैट इज द एरिया, दैट इज अ डोमेन ऑफ CA फाइनल। तो वही डॉटेड लाइन यहाँ पे भी है। ये जो कंसेप्ट है 45(4) का और रूल ये सेक्शन नंबर 9B का, दिस इज व्हाट आई सीरियसली बिलीव कि CA फाइनल में जाकर डिस्कस होना चाहिए। इंटरमीडिएट में इसका डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, बट समहाउ मई 2019 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। लेकिन हाँ, ऑन अ डिफेंस ऑफ द CA इंस्टीट्यूट, जब ये मई 19 में क्वेश्चन आया था उस समय 45(4) और 9B वाले अमेंडमेंट थे ही नहीं, अमेंडमेंट आए ही बाद में है। तो व्हाट आई सीरियसली बिलीव इज कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फिर भी करना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इसके अंदर एक छोटा सा ही पॉइंट है बस। पार्टनरशिप फॉर्म है, डिसॉल्व हो रही है जून 2022 में, और मशीन परचेज करी थी मई 2019 में 2,50,000 रुपये की, जिसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 2,25,000 रुपये का। द वैल्यू ऑफ द मशीनरी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स and the market value was 2 लाख रुपए and 3.5 लाख रुपए respectively. What will be the full value consideration of this machine? तो एक बात तो इसमें यह आ जाती है, कि आपने क्या करना है। एक बात तो इसमें यह आ जाती है कि साहब जब डिसोल्यूशन होगा और एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा? आंसर इज यस, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। जब कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा तो वो किसके लिए टैक्सेबल होगा? दैट विल बी टैक्सेबल फॉर द पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा? द सेल कंसिडरेशन विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। Had this not been distributed to the partners, this would have been sold in the market. At what price it would have been sold? It would have been sold at the market value. That is, a market value will be regarded as the sale consideration 3.5 लाख रुपए। तो my answer will be 3.5 लाख रुपए का sale consideration, answer will be B। और मैंने उसी का आपको explanation नीचे दिया हुआ है along with section number 9B। 9B का concept भी मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया हुआ है। मॉक टेस्ट नंबर 2 ऑफ मई 2019, 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 106। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से कीजिएगा। Mr. Vikram sold his old residential house in May 2022 for 25 lakh rupees and LTCJ arising on the sale of the house is 8,70,000 rupees। तो एग्जामिनर ये कहता है कि विक्रम आपका एक एसएससी है, उसने अपना मकान बेचा, 25 लाख रुपए का मकान बेचा, और मकान को बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 8,70,000 रुपए का। फेयर इनफ। इन December 2022 ही परचेज अनदर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ 4.5 लाख रुपए। तो नया मकान बेचा है 4.5 लाख का, मकान बेचा, मकान खरीदा, सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिल जाएगा। मैंने भी ऐसा ही किया है, मकान बेचा, मकान खरीदा, सेक्शन 54 का एग्जम्पशन दे दिया 4.5 लाख रुपए का। नाउ सेल कंसिडरेशन 25 लाख, कैपिटल गेन 8,70,000। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि साहब जो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 16,30,000 रुपये एज अ बैलेंसिंग फिगर।
8,70,000 के कैपिटल गेन में से 4,50,000 रुपये का इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो टैक्सेबल हो गया 4,20,000 रुपये। फेयर इनफ। आगे की बात देखिएगा। एग्जामिनर कहता है द न्यू हाउस वॉज सोल्ड इन मई 2023 फॉर 14 लाख रुपए। अभी जो नया मकान है, इस नए मकान को भी 14 लाख रुपए के अंदर बेच दिया गया है। इस नए मकान को भी 14 लाख के अंदर बेच दिया गया है और उसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 13 लाख रुपए की है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 54 कहता है कि नए मकान को कम से कम 3 साल तक अपने पास रखना है, 3 साल तक उस मकान को नहीं बेचना है। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर इसको बेच देते हैं तो पुराना एग्जम्पशन जो मिला था उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर 4.5 लाख का ये जो एग्जम्पशन था, ये एग्जम्पशन विड्रॉ कर लिया जाएगा और विड्रॉ करने का तरीका यह है कि कॉस्ट में से लेस कर दिया जाएगा। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट भी 4.5 लाख है। तो 4.5 लाख में से 4.5 लाख रुपए आपने लेस किया तो कॉस्ट बन गया 0। तो जो भी सेल कंसिडरेशन है 14 लाख का, वही सेल कंसिडरेशन आपका कैपिटल गेन्स बन जाएगा 14 लाख का। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, क्योंकि विद इन 2 years बेच रहा है, इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 2 साल के बाद बेचता तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स इन द हैंड्स ऑफ विक्रम फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। आपसे पूछ रहा है कि टैक्सेबल कैपिटल गेन्स कितना होगा। तो जो टैक्सेबल कैपिटल गेन्स है वो कितना होगा, 2 अलग अलग साल की कैलकुलेशन करनी है। असेसमेंट ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, 2 अलग अलग साल की कैलकुलेशंस आप करेंगे और दोनों सालों की कैलकुलेशन के मुताबिक आपका जो अमाउंट होगा वो पहले साल में होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 420 का और दूसरे साल में होगा 14 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 106 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट करा। 107 मॉक टेस्ट मई 2019 का 1 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है नेहा sold her residential house for 85 lakh rupees in August 2022. The value adopted by the Stamp Valuation Authority as on the date of registration on 17th August was 150 लाख। हाँ, तो उसने बेचा है 85 लाख का और जो इसकी वो वैल्यू ली गई है वो 150 लाख ली गई है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो दोनों में से जो हायर अमाउंट है दैट इज 150। तो जो सेल कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे उसमें आप लेंगे 150। तो 85 लाख और 150 में से हायर इज 150। आगे की बात ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर कहता है कि जो एसएससी है नेहा, उसने वैल्यूएशन ऑफिसर की इस वैल्यू को डिस्प्यूट करा और बात असेसिंग ऑफिसर ने आगे वैल्यूएशन ऑफिसर को दे दिया और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो है 160 लाख रुपए। वो वैल्यूएशन ऑफिसर और पागल का बच्चा, उसने वैल्यू और बढ़ा दी। सो अब क्या होगा, 85 और 150 का हायर, 150 और 160 का लोअर, दैट विल गिव मी 150 लाख रुपीस। दैट विल गिव मी 150 लाख रुपीस। तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी दैट विल बी रिगार्डेड एज 150 लाख रुपीस। एक्चुअल में बेचा कितने का है, 85 का। तो आप 85 और 150 का कंपैरिजन करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है वो 150 आ रही है। दिस इज मोर देन 110% ऑफ 85 लाख रुपीस। 85 लाख का 110% कैलकुलेट करेंगे, जो भी फिगर आएगी उस फिगर के मुकाबले में 150 लाख रुपीस ज्यादा है। इस वजह से सेल कंसिडरेशन विल बी 150 लाख रुपीस। सो माय आंसर विल बी बी, 150 लाख रुपीस इज द सेल कंसिडरेशन। सोल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है। देन मई 2019 सॉरी नवंबर 2019 का मॉक टेस्ट 1 नंबर का। एग्जामिनर कहता है सुमन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज प्रैक्टिसिंग इन मुंबई सिंस सितंबर 94. She transfers her practice to another chartered accountant, Smita, on 19th of June 2022 and charges 40,50,000 rupees towards a goodwill. Goodwill से related और ये भी goodwill कौन से, प्रोफेशन की goodwill है। प्रोफेशन की goodwill से related हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हुआ करती थी, बीसी श्रीनिवासा शेट्टी। बीसी श्रीनिवासा शेट्टी के केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा था कि गुडविल ऑफ प्रोफेशन जो है उसके लिए आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसका कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता।
प्रोफेशनल ने कितनी मेहनत करी, कितने साल कितनी मेहनत करी, उसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगा इस वजह से आप कैपिटल गेन्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट BC श्रीनिवासा शेट्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को ओवररूल करते हुए बाद में अमेंडमेंट किया गया और उसके अंदर साफ साफ लिखा गया सेक्शन 55 के अंदर कि इन केस ऑफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी अज्यूम्ड टू बी निल, जीरो। आज का कंसेप्ट ये है कि कॉस्ट इज टू बी टेकन एज जीरो। इस वजह से जो भी सेल कंसिडरेशन है वो ही कैपिटल गेन्स बन जाएगा। अगर 3 साल के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म, 3 साल के अंदर अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म। एंड साथ में ध्यान रखिएगा गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना भी अलाउ नहीं किया जाता है। मैं आगे चलता हूं, यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। एग्जामिनर कहता है डिटरमिन द टैक्स इम्प्लीकेशन दैट मे अराइज इन द हैंड्स ऑफ नेहा ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हर प्रैक्टिस टू स्मिता। मैंने बता दिया यहाँ पे आपके पास सितंबर 94 है, तो इसका मतलब 3 साल के बाद गुडविल को बेच रही है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा एंड पूरे का पूरा 14,50,000 रुपये विल बी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो पढ़ते हैं 14,50,000 रुपये शैल बी रिगार्डेड एज अ टैक्स, शैल बी चार्ज टू टैक्स एज कैपिटल गेन्स। बिल्कुल ठीक बात है। 14,50,000 रुपये शैल बी चार्ज टू टैक्स एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, गलत है। 14,50,000 रुपये शैल बी टैक्स टू चार्ज टू टैक्स एज इनकम ऑफ प्रोफेशन, गलत है। नो टैक्स इम्प्लीकेशन, गलत है। आंसर इज ए। मैंने आपको BC श्रीनिवासा शेट्टी का केस भी यहां पे बता दिया है। नेक्स्ट आ जाइए, मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑफ May 2022, 2 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कहता है इन द करंट असेसमेंट 23-24 मिस्टर ए हैज ट्रांसफर्ड द फॉलोइंग एसेट्स। उसने ये सारे एसेट्स बेचे हैं। कौन कौन से? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है 8 करोड़ की, ज्वेलरी बेची है 3 करोड़ की, रेसिडेंशियल हाउस का कॉस्ट था 6 करोड़ का, ट्रांसफर किया है नवंबर 22 में। ज्वेलरी की कॉस्ट थी 2 करोड़ की, ट्रांसफर करा है जनवरी 23 में। मिस्टर ए बॉट अ न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 100 लाख रुपए, दैट इज 1 करोड़ रुपए, एंड ऑन 28 फरवरी मिस्टर ए एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस वर्थ 250 लाख, दैट इज 2.5 करोड़, and deposited 50 lakh in capital gain deposit scheme account under section 54F। ओह हे भगवान, अब आप देखिएगा जो मकान इसने अप्रैल 21 में खरीदा है, दैट मीन्स बेचने से पहले जो मकान खरीदा है, क्या इस मकान का 54 सेक्शन में एग्जामिशन मिल पाएगा? अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज बिग नो, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बेचा है इसने नवंबर 22 में, और कंसेप्ट ये कहता है, सेक्शन 54 ये कहता है कि बेचने से पहले अगर आपने विद इन 1 ईयर परचेज करा है तो आप एग्जम्पशन ले लीजिए। यहाँ पे विद इन 1 ईयर थोड़ी ना है, बियॉन्ड 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड लग गया, और क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लग गया है तो सेक्शन 54 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आगे की कहानी क्या कहता है? वो कहता है व्हाट वुड बी कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द करंट असेसमेंट ईयर 23-24 इफ एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी वर 2 लाख रुपए। तो ठीक है, रेसिडेंशियल हाउस की कैलकुलेशन अलग से कर लीजिए, ज्वेलरी की कैलकुलेशन अलग से कर लीजिए। रेसिडेंशियल हाउस में क्या होगा? 8 करोड़, 6 करोड़ का कॉस्ट, 2 करोड़ का कैपिटल गेन। 2 करोड़ का कैपिटल गेन जो है उसका आप एग्जम्पशन ले लेंगे सेक्शन 54 में 2 करोड़ का, जो कि वो नया मकान खरीदा बाद में और 50 लाख में डिपॉजिट स्कीम में डाले। लेकिन जो 1 साल पहले वाला कंसेप्ट है उसके हिसाब से आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड बीत चुका है मकान खरीदे हुए। फिर ज्वेलरी के केस में 300 लाख का सेल कंसिडरेशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख, 298 आया नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट 200 लाख, कैपिटल गेन्स इज 98 लाख रुपीज़, जो भी आपको कैलकुलेशन दी हुई है। और फिर 54F में अब आपने यहाँ पे एग्जम्पशन कैलकुलेट करना है। आप सबको याद है 54F का जो एग्जम्पशन आता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल बेसिस पे आता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ LTCG to be divided by the net sale consideration and to be multiplied by the amount that has been invested in acquisition of new residential house।
तो अगर आप या इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम्स, तो आपने अगर वो कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया 81,55,705। तो 81,55,705 आपके पास आंसर आ जाता है। दिस इज योर आंसर 81,55,705। कोई डाउट्स इसमें अगेन नहीं होने चाहिए। किसी तरह के डाउट्स अगर आपको कभी आए तो प्लीज़ मेरे से पूछ लीजिएगा, एंड ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। दे आर very good questions which will help you a lot in understanding of the subjects, doubt clearing, and hell lot of other things. Mock test 2 मई 23 2 नंबर का क्वेश्चन था, अभी जो रिसेंटली मॉक टेस्ट आया उसका, और आरटीपी में भी ये क्वेश्चन आ चुका था मई 2020 में, 3 साल पहले। एग्जामिनर कहता है मिस्टर ए है जिसकी उम्र 45 साल की है, उसने कुछ एग्रीकल्चर लैंड बेची है 52 लाख रुपए की अक्टूबर 2022 में, जिसको खरीदा गया था 49,25,000 रुपीज़ का ऑन सितंबर 2021। मतलब विदिन 1 ईयर या विदिन 2 ईयर इसको बेच दिया गया है। अगर विदिन 2 ईयर बेचा गया है, विदिन 24 मंथ्स बेचा गया है, तो इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। लेकिन एग्जामिनर कहता है that this land is situated at 7 kilometers from the jurisdiction of municipality which is having a population of 4 lakh लोजी। विदिन 8 किलोमीटर्स, अगर विदिन 8 किलोमीटर्स है और विदिन 8 किलोमीटर्स अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम की है तो रूरल एरिया माना जाता है। बियॉन्ड 10 लाख है तो अर्बन एरिया है, विदिन 10 लाख है तो रूरल एरिया है। नाउ दिस इज टू बी रिगार्डेड एज अ रूरल लैंड एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है ना, हाँ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। आप इसके ऊपर कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर एग्जामिनर कहता है ही सोल्ड अनदर एग्रीकल्चर लैंड फॉर 53 लाख रुपीज ऑन 12th of December which was acquired at a cost of 46 लाख रुपीज। तो 53 और 46 का डिफरेंस आ गया 4 और 3 7 लाख रुपए का, जिसको खरीदा था फरवरी 2021 के अंदर। दैट मीन्स अगेन शॉर्ट टर्म नेचर का आ रहा है। इट इज सिचुएटेड एट 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 12,000 विदिन 2 किलोमीटर्स हैविंग अ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10,000। दिस इज एन अर्बन लैंड, तो सेकेंड लैंड इज एन अर्बन लैंड, फर्स्ट लैंड इज अ रूरल लैंड। तो फर्स्ट लैंड के ऊपर नो कैपिटल गेन्स, सेकेंड लैंड के ऊपर कैपिटल गेन्स कैलकुलेट होगा। What would be the amount of capital gain chargeable to tax in the hands of Mr. A for the current assessment year? और आपको इंडेक्सेशन सारा दिया हुआ है, तो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर दिया है। जो फर्स्ट लैंड है दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड, जो फर्स्ट लैंड है दैट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और जिसके ऊपर देयर विल बी नो कैपिटल गेन। और जो सेकेंड लैंड है वो सेकेंड लैंड हमारे लिए मानी गई है एज एन अर्बन लैंड, और वो शॉर्ट टर्म नेचर का भी है, जिसके ऊपर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। दैट विल बी 7 लाख रुपीज। तो आंसर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 7 लाख। बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। देन आपको नवंबर 2019 का आरटीपी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 111। एग्जामिनर कहता है Mr. Rana is a resident of India residing in Meerut. During the previous year, financial year 14-15, he purchased an agricultural land situated at Bahadurpur for 10 lakh rupees. This land is situated in an area which has aerial distance of 3 kilometers from the local limits of municipality of Bahadurpur. The total population of this area is 80,000 as per the last census. मेरे बेटा अगेन ध्यान रखिएगा, अगर कोई ज़मीन 2 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के बीच में आती है और वहाँ पे अगर जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम की है, तो इट इज़ टू बी रिगार्डेड एज अ रूरल लैंड। नाउ बिकॉज दिस इज अ रूरल लैंड देयर विल बी नो कैपिटल गेन्स टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर राना सोल्ड दिस लैंड फॉर 25 लाख रुपीज़। Rana invested 5 lakh in the bonds. Compute the amount of capital gains which is chargeable in the hands of Rana. According to me, this is a rural land and no capital gains will be calculated. Answer is D.
Answer is none of the above. Then we have RTP का question of November 2021. Examiner says a building was acquired on 1st of April 1995 for 20 lakh rupees and it was sold for 80 lakh rupees in June 2022. The stamp duty value as on the date of transfer was 85 lakh rupees. The market value of the building on 1st of April 2001 was 25 lakh rupees. The stamp duty value of the same was 22 lakh rupees. Determine the capital gain of the sale of the building for the current assessment year 23-24. Cost inflation indexes आपको गिवन है, काफ़ी आसान है, मेरे को नहीं लगता इसके अंदर आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। 80 लाख रुपए का बेचा है, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपको 85 लाख रुपए की गिवन है। तो अगर आप 110% वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो सेल कंसिडरेशन यहाँ पे 85 नहीं होगा, यहाँ पे 80 लाख रुपीस होगा, because the difference is not more than 10%. So sale consideration is 80 lakh rupees, the actual sale price. मार्केट वैल्यू बिल्डिंग का गिवन है 25 लाख रुपीस का, जिस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 22 था तो 25 और 22 का लोअर आपने लेना है, दैट कम्स टू 22 लाख रुपीस, और आप इस 22 लाख रुपीस का इंडेक्सेशन करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाता है कैपिटल गेन का 7,18,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आंसर आ जाता है 7,18,000 रुपये, पॉइंट नंबर ए। Going to RTP of May 2022, the last for this chapter, कहता है आशियाना डेवलपर्स हैज कंप्लीटेड वन ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन गुरुग्राम इन जनवरी 2022 विच कंप्राइजेस ऑफ 10 रेजिडेंशियल यूनिट्स। एक डेवलपर है, एक बिल्डर है, उसने एक बिल्डिंग बनाई जिसके अंदर 10 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं, एक तरह से आप कहिए 10 फ्लैट्स हैं। It transferred 9 residential units in February 2022 and remaining 1 residential unit in May 2022 to Mr. सूरज। तो 9 तो पहले बेच दिए थे, इस साल सूरज को 10वीं प्रॉपर्टी बेची गई है। बिल्डर ने सूरज को बेचा है, लास्ट प्रॉपर्टी इस साल बेची है। ऑल यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, तो सारे के सारे यूनिट्स फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट की हैं, तो बिल्डर ने सारे के सारे यूनिट्स फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट में बेची हैं। The consideration received from Suraj for residential property is 50 lakh rupees, while the stamp duty value is 53 lakh rupees. तो 50 लाख के अंदर आपने 10% ऐड किया, 55 आ गया। That means 10% ऐड करने के बाद की जो वैल्यू आ रही है that is more than the stamp duty value, इस वजह से सेल कंसिडरेशन will be 50 लाख रुपीस। तो सेल कंसिडरेशन 50 लाख रुपीस है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। किसके लिए? बिल्डर के लिए, बिल्डर के लिए सेक्शन 43CA। नेक्स्ट आ जाइए। ड्यू टू सम इमरजेंसी इन द फैमिली, मिस्टर सूरज वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ द फंड्स एंड ही सोल्ड दिस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू प्रकाश इन December 22 फॉर 53 लाख रुपीस। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 61 लाख रुपीस। तो अब जब सूरज ने बेचा तो सूरज ने बेचा 53 का, और वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ चुकी थी, 61 हो चुकी थी। जरा कैलकुलेट करके देखते हैं, 53 लाख का 110% निकाला, दैट कम्स टू 58.3। तो सूरज ने जो बेचा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेचा, और 110% वाला कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी द सेल कंसिडरेशन फॉर सूरज, और वो दिया हुआ है आपको 61 लाख रुपीस। तो सूरज के लिए सेल कंसिडरेशन है 61 लाख रुपीस, और आशना डेवलपर्स के लिए सेल कंसिडरेशन इज 50 लाख रुपीस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Determine the capital gain and income chargeable in the hands of Suraj and Mr. Prakash for the above transaction। अच्छा, प्रकाश जो है वो परचेजर है जिसने सूरज से परचेज करा था। तो यहाँ पे आशियाना डेवलपर्स का कुछ नहीं करना आपने, सूरज का बेचने वाला और प्रकाश खरीदने वाले का आपने कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन करनी है। तो काफ़ी आसान है। सूरज के लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा 61 लाख रुपीज़ का, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा 50 लाख रुपीस का। तो 11 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है सूरज के लिए। प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। प्रकाश ने इसको खरीदा कितने का? प्रकाश ने इसको खरीदा 53 का, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थे 61। तो 53 और 61 का डिफरेंस आता है 8 लाख रुपए। ये जो 8 लाख रुपए है ये 50,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए पूरा का पूरा 8 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा प्रकाश के लिए एज द अमाउंट ऑफ गिफ्ट, एज द अमाउंट ऑफ गिफ्ट। तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि सूरज के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो गया 11 लाख रुपए,
और प्रकाश के लिए 8 लाख रुपए होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। पॉइंट नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो मेरे बेटा इस तरीके से आपने देखा कि कितने अच्छे एमसीक्यूज एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। दिस इज द लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन दैट यू मस्ट अचीव। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर फ्यूचर एकेडमिक्स, और decide for yourself whether you are fully prepared to face the examination or not. This is for you to decide. Bye bye. Best of luck to all of you.